हाय फ्रेंड्स, ये सीडीएस के वो क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं और एक कंसेप्ट जो है मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पेपर में हुआ है। इससे पहले सीडीएस के पेपर में, सीएपीएफ के पेपर में, अदर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इट इज़ एक्चुअली अ रिपीटेशन। आपको सच बताऊँ तो मैं, ठीक है, और इसलिए बोलता हूँ कि यूपीएससी अगर सीडीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो पीआईक्यू को बिल्कुल मत मिस करो। आप कितना भी पढ़ लो, अगर पीआईक्यू नहीं सॉल्व करोगे तो नहीं होने वाला है। तो इससे आपको बहुत कुछ लेसन मिलेगा और अराउंड 50+ क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे जो कि पीआईक्यू का पार्ट है और डायरेक्टली यहाँ पे पूछे हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे टेरिटरीज वाज आउटसाइड द लिमिट ऑफ द अशोका। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था, 2017-18 में पूछा हुआ था। उसका आंसर था कामरूप। कामरूप, तो कामरूप की अगर आप बात करते हो तो कामरूप आज का मालूम क्या आसाम है। कामरूप इज राइट नाउ आसाम। तो ब्रह्मपुत्रा वैली आसाम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कितना ज्यादा पीआईक्यू का इंपॉर्टेंस है। वैसे तो आपको बोला था इस बार उन्होंने सीडीएस के अंदर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन से बहुत लिमिट किए हैं, लेकिन फिर भी मैं हिस्ट्री के ऊपर इसलिए आजकल ज्यादा एम्फेसिस नहीं करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वहां से मार्क्स मुझे नहीं मिलते हैं ज्यादा। मतलब मार्क्स फिचिंग बहुत कम बन गया क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोग उठा के देते हैं कि इसका कोई हाथ पैर नहीं होता है। तो मैं ज्यादा करके हिस्ट्री के पीआईक्यू पे ज्यादा रिलाई करता हूँ रादर देन गोइंग फॉर द एंटायर कंसेप्ट, मतलब हर रोज। तो मेरे को उतना आजकल फ्रूटफुल लगता नहीं है क्योंकि मतलब जितना मैं बाकी सब्जेक्ट को जितने दिन में खत्म करूंगा उससे कहीं ज्यादा दिन मुझे हिस्ट्री को लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हिस्ट्री में बहुत कम है। हिस्ट्री के अगर पीआईक्यू कर लो तो मैं क्या पता और अच्छा कर लो। तो ये मेरा अप्रोच रहा है। आजकल मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपना अप्रोच इसको लेके। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऋग्वेदिक गॉडेस इज करेक्ट। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि उषा को हम बोलते हैं एज अ डाउन, शी इज द गॉडेस ऑफ डाउन। तो ये तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। अदिति को हम बोलते नहीं, अदिति इज नॉट द गॉडेस ऑफ द डाउन, ठीक है। तो यहां पे ये गलत हो गया। उसके बाद राका, राका इज द गॉडेस ऑफ स्पीच, ये गलत हो गया क्योंकि स्पीच की जो देवी है वो अपनी ये है सरस्वती है। सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ द स्पीच, बोलते ना कि वाणी की, तो सरस्वती है वो। तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पे राका किसकी है? गिवर है एक तरह से, बाउंटी एक तरह से, मतलब आपको दान, उसके लिए राका उसकी एक देवी है। तो शिनवली किसकी है? मतलब जो अब मदरहुड जिसको चाहिए, जिसको मातृत्व चाहिए, जिसको बच्चा गर्भ पे चाहिए, तो उसकी जो देवी है उसकी प्रार्थना जो करते हैं वो है शिनवली। तो देखो ये अपने आप में तो बोलोगे कैसे रिपीट हो। उषा के ऊपर, अदिति के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सरस्वती के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये काफी पुराना क्वेश्चन है। उसमें उन्होंने एक लाइन और ऐड कर दिया, बचा वैसिनी वाली के मतलब किसकी देवी है, किससे रिलेटेड है, बस। और बाकी उन्होंने गलत दे दिया। मतलब कोई आंख बंद करके भी अगर जिसने थोड़ा पीआईक्यू कर रखा होगा ना एंशिएंट का, ऋग्वैदिक टाइम का, आराम से कर लेगा, आराम से कर लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रामेरियन कात्यायन इज करेक्ट। तो देखिए, पहली बात है कि ये पतंजलि से पहले थे, ठीक है, पतंजलि से पहले थे और पनिनी के बाद में थे, क्योंकि इन्होंने भी पनिनी के जो अष्टाध्यायी है उसके ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी है। ऑल्दो अपने पतंजलि ने भी लिखी है, महाभाषा पतंजलि ने भी लिखी है, इन्होंने भी अपने मैथमेटिशियंस होते कात्यायन। तो देखिए, ये ना ही पनिनी के कंटेम्प्रेरी थे ना ही पतंजलि के कंटेम्प्रेरी थे, दोनों के बिटवीन है। He belong to the period between the Panini and पतंजलि। तो आपको यहाँ पे अब बोलोगे कि हम कैसे करें, तो देखो पतंजलि के ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। पतंजलि वैसे पुष्यमित्र शुंगा जो था उसने राजसूय यज्ञ कराया था, उन्होंने राजसूय यज्ञ कंडक्ट किया था, मतलब उसको करवाया था पतंजलि ने, ठीक है। पनिनी ने अष्टाध्यायी लिखी थी, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। महाभाषा है, इसके ऊपर कॉमेंट्री पतंजलि ने लिख रखी है। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो थोड़ा सा आपकी ड्यूटी बनती है कि थोड़ा सा उनके टाइम पीरियड को देखो, क्योंकि जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके टाइम पीरियड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आजकल। एक एक्स्ट्रा इन्होंने काम दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे सी इज द राइट आंसर। अलाइनमेंट विद द गाइडलाइन ऑफ एनईपी 2020, पोषण भी पढ़ाई भी वाज लॉन्च्ड अंडर द वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो देखिए, पोषण भी पढ़ाई भी एक तरह से पोषण की जब बात हो रही, तो देखो ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं उनको मतलब ट्रेन किया जाएगा, बच्चों को मतलब टाइम पे खाना वाना दिया जाएगा, सब कुछ मतलब किया जाएगा, उसी का पार्ट अर्ली चाइल्डहुड के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो 3 से 6 साल के बच्चे, उनके लिए बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान बहुत पहले आया था, ठीक है, वो 2002 की बात है, यहाँ पे ये 2020 की बात हो, तो उसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के साथ स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कहां से रिपीटेड है, कितनी बार एनईपी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया। एनईपी मतलब उनका फेवरेट टॉपिक हो गया। और बताऊं, यूपीएससी की एग्जाम कंडक्ट करती है वाइस प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम कंडक्ट करती है, तो वहां से भी क्वेश्चन लोग कॉपी पेस्ट करके देते हैं।
ये हमारी बहुत गलतफहमी है कि वहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यूपीएससी जितने अपने एग्जाम कंडक्ट करती है उन सब में क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, तो ये भूल जाइए कि वो लोग क्या पता नए क्वेश्चन बनाने वाले हैं, वो वहां से कॉपी पेस्ट करके आपको देने वाले हैं। तो अब वो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको कितना थॉरली देखते हैं। ठीक है, चलिए, हाउ कैन करेंसी डिप्रिसिएशन स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट। देखो, ये आपका क्लास 12 का टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। ठीक है, उसमें आपका जब वैल्यू डाउन होती है, मेरी करेंसी की वैल्यू अगर डाउन हो रही है एज कंपेयर टू डॉलर, डिप्रिसिएटेड मतलब होता है कि मेरी करेंसी अब $1 के मुकाबले कितनी हो जाएगी, 90 रुपए हो जाएगी। पहले अगर, चलो तब पेन चेंज कर लो मैं। ठीक है, $1 के नहीं, बहुत ही खराब चल रहा है इसके ऊपर, कौन सा चलेगा, अच्छा हाँ ये ठीक है, $1 इज इक्वल टू अब 90 हो जाएगी। पहले कितनी थी, 80 थी, मतलब वैल्यू मेरी डाउन हो रही है। तो मुझे बताओ वो मुझे कैसे एक्सपोर्ट में हेल्प करेगी। अच्छा एक बात सुनिए, अब एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट में मुझे पैसा मिलता है, एक्सपोर्ट में मुझे पैसा मिलता है ना, मैं एक्सपोर्ट करूंगा। अब $1 में 90 का है, $1 80 का है, कंपेयर करिए, अभी 80 से 90 पे आ गया, तो मुझे फायदा किस में होगा, मुझे एक्सपोर्ट करने में फायदा होगा कि मुझे इंपोर्ट करने में फायदा होगा, मुझे एक्सपोर्ट करने में फायदा, मुझे ज्यादा मतलब जो डॉलर आएगा उसके बदले मुझे ज्यादा करेंसी मिलने वाली है। तो इसलिए वो एक्सपोर्ट को क्या करेगा, एक्सपोर्ट को रिड्यूस कर देगा और इंपोर्ट को महंगा कर देगा। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्चुअली देखिए, रिड्यूसिंग द इंपोर्ट प्राइस नहीं होगा, बाय इंक्रीजिंग द इंपोर्ट प्राइस हो जाएगा, इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, मान के चलिए, तो जो आ रहा है सामान उसके लिए मुझे ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो कभी भी जब वैल्यू आपकी डाउन होती है तो आपका एक्सपोर्ट बूस्ट होता है और इंपोर्ट थोड़ा महंगा हो जाता है। ठीक है, जैसे आप बाहर से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जैसे वो $2 का है, तो $2 आपकी कंट्री में, अब $2 पहले 160 का था, अब 180 का हो गया ना भाई। देखो ना, तुम पहले तुम एक प्राइस $2 का खरीदते थे, जो भी सामान आपने $2 का खरीदा आपको 160 देने पड़ रहे हैं, अब 180 देना पड़ रहा है। आपको नहीं लग रहा कि इंपोर्ट आपके लिए महंगा हो गया, एक्सपोर्ट आपके लिए सस्ता हो गया। तो ऐसे ही थोड़ा रिलेट करिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्लास 12 एनसीईआरटी का है। चलिए, तो इसका ओनली वन इज अ करेक्ट आंसर। मैं तो अभी लिटरली ऐसा लग रहा है मैं पीआईक्यू करा रहा हूं, बट एक्चुअली मैं यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा हूं। मैं वही पे आगे बढ़ रहा था, फिर लगा नहीं आंसर बता दो, नहीं तो बहुत सारे ये भी देखते हैं ना कि क्या। अच्छा ये तो सॉरी, ये तो रिपीट हो गया। चलिए, स्कोर इन्फ्लेशन देखो यार, थोड़े दिन पहले मतलब इकोनॉमिक्स, यार आपको सच बताओ ना, इकोनॉमिक्स मैंने मतलब बहुत कम टाइम के अंदर आपको 12-13 घंटे का मैंने लेक्चर है, मतलब पूरा मिला जुला के मैंने डाल दिया है। इन्फ्लेशन को अलग से डील किया, इन्फ्लेशन का अलग से टॉपिक बना के भी डाला था मैंने। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है मैंने बताया था। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के इन्फ्लेशन बताए थे, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल सब बताया था। तो उसके अंदर कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए सीपीआई से रिलेटेड है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब कुछ आ जाता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में क्या आता है, आप फूड और फ्यूल को हटा देते हो। फूड और फ्यूल को आप हटा दोगे तो जो आपका बचेगा दैट इज कॉल्ड एज अ this core inflation. तो C is the right answer. Which of the following is metalloids? Metalloids अब देखो, तुमको ये सब क्यों बता रहा हूं यार, सब रिपीटेड है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये साइंस तो यार क्लास 9th में दिखा है, एक क्लास 9th की चैप्टर नंबर आई थिंक 2 और 3, आई थिंक मेटल एंड नॉन मेटल का कोई है, आई थिंक 2 में ही है, जिसके अंदर उन्होंने मिक्सचर एंड कंपाउंड वाला टॉपिक ना, उसमें छोटा सा मेटल एंड नॉन मेटल भी डाल रखा है, ऐसा कुछ उन्होंने कर रखा है। अब देखोगे तो मिल जाएगा क्लास 9th की बुक में। ठीक है, तो देखिए जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सारे के सारे क्या है, एंटीमनी है, टेलेरियम है, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, कोक नहीं है, आयोडीन नहीं है, शुगर नहीं है। ठीक है, चलिए, Which of the following is not explained by the delta on atomic theory? अब देखो साइंस यहां पे ले रहा हूं, लेकिन साइंस यहां पे आपको सच बताऊं पूरा रिपीटेड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस बिल्कुल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी समझाया था उन्होंने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी समझाया उसके अंदर, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। ठीक है, जिसने भी इसको टिक किया वो सही टिक किया, वैसे जिसने भी मुझे पीडीएफ भेजा था। तो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स उन्होंने नहीं बता पाए थे, और बाकी तो सारे उन्होंने डेल्टॉन ने एक्सप्लेन किया ही था। अच्छा क्या रिपीट हो गया कि कितनी बार डाल दिया। रदरफोर्ड, यार रदरफोर्ड के ऊपर तो क्या ही बोलना है, मतलब इनका तो मतलब यूपीएससी के साथ ऐसा कुछ लगता है साठगांठ है, ऐसा कोई डील साइन कर रखी है, जो सूर्यवंशम की टीम ने इनके साथ सेटमैक्स के साथ साइन कर रखा है। तो रदरफोर्ड का भाई आपके सीडीएस और एनडीए में साइन हो रखा उनका। रदरफोर्ड की डिस्कवरी ने भाई गोल्ड फॉइल था, क्या डिस्कवरी, क्या मिला उससे। ठीक है, तो न्यूक्लियस मिलता है भाई, प्रोटॉन तो देखो यही क्वेश्चन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रोटॉन की डिस्कवरी ऑलरेडी हो रखी थी, गोल्डस्टीन ने कर रखी है। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी इन्होंने नहीं की थी, इनकी डिस्कवरी न्यूक्लियस से है। न्यूक्लियस कहां पे है, सेंटर में है, ये उन्होंने बताया था। इन्होंने बताया था कि साइज ऑफ द एटम की भी बात की थी, न्यूक्लियस बहुत छोटा है उसके मुकाबले, लेकिन पूरा का पूरा मास क्या बोलते हैं, मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ये उन्होंने बोला था।
विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियस से बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है यार। साइंस तो ऑलमोस्ट पूरा ही दे दिया था उन्होंने रिपीट, साइंस तो उन्होंने बिल्कुल बोला कि चलो एज इट इज कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड, कौन सा भैया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बिकॉज कंपाउंड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि फिक्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए शुगर क्या है, शुगर सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर है, ये तो टिन और सिलिकॉन तो एलिमेंट्स है दोनों, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम और कार्बन आपके कार्बोनेट मिले हुए हैं तो उनका फिक्स प्रोपोर्शन है CaCO3, कैल्शियम और कार्बोनेट का एक फिक्स फॉर्मूला है जो कि हमें देखने को मिलता है। व्हाट इज, देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, CO3 खत्म। चलिए, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, किसका है, सोडियम का है, द करेक्ट नेम सिंबल एंड द वैलेंसी इज, क्या होगा, देखो वैलेंसी 1 है, नाम सोडियम है, Na इसका सिंबल है, खत्म। अभी आपका क्लास 9th का है, ये सब जो बता रहा हूं ना सब क्लास 9 10th है, अभी तो 9th ही चल रहा है, 10th तो आया नहीं अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द रदरफोर्ड मॉडल, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट, नॉट एक्सप्लेन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम नहीं समझा पाए थे वो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर बोर ने बोला कि यार अगर एक्सेलरेटेड है तो घुस जाएंगे और इलेक्ट्रॉन, सॉरी अपना जो एटम है फट जाएगा, तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ द एटम बोर ने समझाया, इन्होंने नहीं समझाया। इन्होंने बोला है कि न्यूक्लियस है प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। उन्होंने एटम और न्यूक्लियस का कंपैरिजन भी बताया है, उन्होंने बोला है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तभी वहां पे जो अपने क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स थे वो डायरेक्टली डाइवर्ट हो रहे थे वहां से, ये भी उन्होंने सब बताया है। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम उन्होंने नहीं बताया, ये बोर ने बताया, नील बोर ने बताया, ठीक है। उस आइसोबार क्या बोले बताओ, ये सब मालूम है, ये सब कितने क्वेश्चन आगे, जितने भी ये सब 4-5 क्वेश्चन है सब एक ही चैप्टर से, उस चैप्टर का नाम है एटमोसिटी या फिर कुछ करके बेस चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल, कुछ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम करके है कुछ चैप्टर, ठीक है। क्या होता है बस सेम मास नंबर, ठीक है, सेम अगर एटॉमिक नंबर होता तो उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्ज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पोरीफेरा, इसको हम पोरीफेरा कहते हैं भैया। ये कितनी बार रखा है इन्होंने, एनिलिडिया, निडेरिया, ये सब उन्होंने बहुत बार पूछ रखा है, लेकिन हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स आप पढ़ते हैं तो विथ PIQ करिए, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक अ लिस्ट और एक बार उसको गो थ्रू भी कर लेते तो भी हो जाता है, ठीक है। बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है। द नॉर्मल साइटोसिलिक प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग इज, अब मालूम है कहां से पूछा उन्होंने, अगर आपको बताऊं ना एग्जैक्ट लाइन उन्होंने लिख रखी है आपको। एक जब आप पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है क्लास 10th के चैप्टर 8 नंबर 7 से, उसमें उन्होंने ब्लड प्रेशर का डायग्राम उसके अंदर मस्त वो दे रखा है, ब्लड प्रेशर का डायग्राम, जिसमें ये भी पूछा है कि भाई हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, वो भी उन्होंने दे रखा है। इतना इन्होंने मतलब सोचा कि यहीं से 2 क्वेश्चन बना देते हैं। तो जब हम साइटोसिलिक प्रेशर की बात करते हैं तो 80 mmHg है, और जो हम यहाँ पे नहीं सॉरी साइटोसिलिस यहाँ पे 120 होता है, सॉरी साइटोसिलिस 120 होता है, सॉरी माफ करिए, और 80 mmHg होता है आपका डाइसोस्टोलिक होता है, डाइसोस्टोलिक, ठीक है, और साइटोस्टोलिक आपका होता है 120। तो ये डायरेक्टली वहीं पे लिखा हुआ है। और कौन सा मेजरमेंट होता है ये भी पूछ रखा है आपको, तो चलिए देख लेते हैं भैया। अच्छा ये तो आपको बताया था कि यही 4-5 हार्मोन आपके पूछते हैं, गिबरेलिंस, एबिस्किसेटिन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, यही तो 4 हार्मोन है। उसमें पूछा कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, थायरोक्सिन। मेरे को अब मेरे ना अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने वीडियो बना के डाला था ना साइंस का, ऑलमोस्ट उसके अंदर सब कुछ आ रखा है, उतने में ही आ रखा है। बच्चे तो मुझे बोल रहे थे इतना और नहीं कराओगे क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने छोड़ो यार बाकी चीज और कराते हैं। मेरे को दुख भी हो रहा था यार साइंस मैंने पूरा नहीं करा पाया। अब तो अगर जितना करा उसी में से आ गया यार, ज्यादा ही करा दिया था वो भी। देखिए तो अब क्या बोलो, नसीब है, बट यहीं से आता है। साइंस आपको कितनी बार चिल्ला के बोलता था, ओनली कम फ्रॉम द एनसीईआरटी, गो विद द एनसीईआरटी। तुम सुनते नहीं हो, तुमको लगता है कहां हम दुनिया भर के नोट्स फॉलो करेंगे, करो फिर फॉलो और पड़े रहो उसी चक्कर में, ठीक है। चलिए, व्हाई डज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ, क्यों भाई, क्योंकि उसके ऊपर राइजोसोम्स होते हैं, बात खत्म सीधा, एग्जैक्टली लाइन टू लाइन। ये तो ऐसे 10 बार करवाया था मैंने। उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइजोसोम्स। इट इज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी बता रखा था आपको सब। चलिए अब आपकी मर्जी। मायोपिया बताइए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कितनी बार किया है भैया हमने। कॉनकेव लेंस लगाते हैं हम लोग, नियर साइटेडनेस होता है। अब मेरे वीडियो देख लेना जरा। अब देखो ये प्रूफ देने का कोई मतलब नहीं है इसका, और सही बताऊं क्या ही प्रूफ दे यार, मैं कौन होता हूं, ये सब एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। मैं बोलो मैंने पढ़ा है, हाँ यार सब पढ़ा रहे हैं, जिसको प्रूफ देना होते हैं। मेरे को तो सिंपल काम है भाई, ये कहां से आया तुम पढ़ो, मेरा काम है एज अ फैसिलिटेटर का,
उतना तो मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए। बस चलिए, ये क्वेश्चन आते हैं, बस इतना मेरा बोलने का मतलब है, और आ ही रहे हैं, देख ही लिया तुमने। विच इंस्ट्रूमेंट इज, देखो वही तो एक बॉक्स है जो आपका ब्लड प्रेशर का कुछ बना रखा उन्होंने, और वहीं से वो क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन उन्होंने दे दिया वहां से। तो ब्लड प्रेशर किससे भैया, सिग्मो फेनोमीटर, पता नहीं बहुत खतरनाक नाम है, लेकिन यही आंसर है, मेरे को बाकी से मतलब नहीं, आंसर आ रहा ना मेरे को, बस आगे आगे बढ़ो। अब यहां पे देखो, ए इससे पहले भी पूछा आ चुका है, पहली बार नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे भाई ये देखो, तुमको लग रहा है क्या क्वेश्चन तुमको करा रहा हूं मैं, ये मालूम है इन्होंने पिछले साल भी पूछा था, सीएपी में पूछा था उन्होंने पिछले बार, एंड अभी एनडीए में पूछा था उन्होंने लास्ट ईयर। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिथुनिया नहीं है, लिथुनिया अपना लैटविया, एस्टोनिया, ये कौन सी कंट्री, बाल्टिक कंट्री है। बाकी की आपने देख लो आप, पोलैंड, बेलारूस, रोमानिया, क्या बोलते हैं अपना, अरे स्लोवेनिया, मालदोवा पिछली बार मालदोवा पूछा था, यस वही मालदोवा नाम याद आ रहा मुझे, मालदोवा पिछली बार उन्होंने पूछ रखा था कि कौन सी कंट्री करते, सीएपीएफ का क्वेश्चन था, यस, बिकॉज मेरा फ्रेंड आया था मेरे से पूछने के लिए, मैंने बोला था मालदोवा करता है, तो मालदोवा उन्होंने लास्ट टाइम मालदोवा ऑप्शन में रखा था। तो यूक्रेन न्यूज में यार, हाउ यू कैन इग्नोर द यूक्रेन, यू कांट, यूक्रेन रशिया बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते अभी भी, तो बिल्कुल लिथुआनिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेड, जो फर्स्ट इंडियन पेनल कोड फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में बना था, जो कि हमारे क्या बोलते हैं, लॉर्ड मकॉले, ठीक है। अभी उसका नाम चेंज किया 2023 में नाम चेंज किया गया, उसको भारतीय न्याय संहिता किया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और बताओ इसके ऊपर सीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहां पे वही क्वेश्चन लाया जो रिपीटेड है। मैं बताना चाहता हूं कि यार पीआईक्यू का कितना वैल्यू है। तुम लोग ना जो दुनिया की 10-100 नोट्स फॉलो करते रह जाओगे, मैं सिर्फ पीआईक्यू करा के तुमको पास करा सकता हूं, इस बात की भी गारंटी तुम्हें दे सकता हूं मैं। तुम करने के लिए रेडी हो गया, तुम डेडिकेटेड हो गया, इट्स टोटली अप टू यू। चलिए, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। अगला, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 5वें साल में की गई थी, काका केलकर कमीशन जिसको कहते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, 1955 में इसको सेटअप किया गया था। सेकंड किया गया था बाय द मंडल कमीशन, इट इज नॉट द थर्ड, इज द सेकंड। अगेन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगेन इसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है यार, ठीक है। अरे क्योटो प्रोटोकॉल, सबका फेवरेट क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कितनी बार आ रखा भैया। ओजोन से रिलेटेड कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कितनी बार पूछा उन्होंने। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी अपना मॉन्ट्रियल से ही है, दोनों का दोनों, ठीक है। तो एमिशन रिडक्शन की बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 अपना मॉन्ट्रियल 1997 में हुआ था। 1998 उसी को और अच्छे से उसके ऊपर और अच्छे से काम करने के लिए हमने क्योटो प्रोटोकॉल किया था। ये ऑल्दो मैंने पढ़ाया नहीं है, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये चीज ऑलरेडी आ रखी है। ये इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, नया नहीं है ये, ठीक है। अब सोच रहा हूं एक दिन पूरा कंप्लीट इन्वायरमेंट वाला मैं करा दूंगा एक दिन बैठ के, जो आपके सीएपीएफ में काम आ जाएगा, ठीक है। और आपको कल आ जाएगी कि सिर्फ पीआईक्यू पे भी निर्भर रह के एग्जाम हो सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपने थोड़ा भी अगर आप चीजों के कंटेक्स्ट में समझ में आता है तो आपको, ठीक है। चलिए, अरे बताओ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था यार, मतलब ये तो मतलब शुरुआती मैंने बचपन में पढ़ना इसी से चालू किया था। रेडक्लिफ लाइन किसके बीच है, इंडिया पाकिस्तान, किसने दिया था, सिरिल रेडक्लिफ। कितनी बार कराया भैया, आगे बढ़ो, सोचने की जरूरत है। अच्छा, आर्टिकल 12 किसकी बात करता है, देखो सबकी बात करता है यहाँ पे। वो ऐसी भी बात करता है कि कौन से अलग अलग अथॉरिटीज की भी बात करता है यहाँ पे, आर्टिकल 12 उनको भी स्टेट के डेफिनेशन में डाला है, ठीक है। जो बहुत सारी स्टेचुरी बॉडीज है उनको भी उसने डाल रखा है यहाँ पे स्टेट के अंदर, यहां तक कि गेल भेल से जो पीएसयू है उसको भी डाल रखा है स्टेट के डेफिनेशन में। पढ़ो जरा आर्टिकल 12 को, ये पूछ रखा है। और मालूम है ये सीधा उन्होंने क्वेश्चन कहां से दिया है, एक क्वेश्चन दिया उन्होंने सीधा बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट, ये बेयर एक्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, बेयर एक्ट मतलब सीधा यार आर्टिकल, ठीक है। ये पूछते हैं आजकल, पूछते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं कोशिश का हर बार करता ही हूं यार, मेरे अगर आप पॉलिटी की वीडियोस देखोगे ना तो मोस्टली उसके अंदर मैं बेयर एक्ट को कोट करता हूं, उसको लाता हूं मैं, पढ़ते हैं हम लोग, तो ये सब मैंने करा रखा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सब कुछ दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट के डेफिनेशन में आता है, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर आता है इंडस वाटर ट्रीटी। यार मेरा वो अभी रिवर का वीडियो बनाया था मैंने, उसके अंदर इंडस वाटर ट्रीटी की बात की थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर। मैंने बोला था ऊपर की 3 रिवर कौन सी हैं, वो उसका पानी हम लोग टू लिमिटेड एक्सटेंट यूज कर पाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेस्टर्न रिवर कहते हैं, उनका नाम है इंडस, झेलम और चेनाब। नीचे की वाटर्स कौन सी हैं सर, बीस, रावी और सतलज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ईस्टर्न कहते हैं। ये बता रखा मैंने भी बताया था कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है वहां पे, ये सब करवा रखा था मैंने आप लोगों को, ठीक है। मेरे रिवर का वीडियो देख लो, प्रूफ चाहिए तो। अब कौन इतना मेहनत करेगी लाके डाले यार, इतना सरदर्द को इसको टाइम है। चलो, तो दोनों आंसर सही है।
दोनों आंसर सही है। क्या तुम लोगों को मैंने बताया नहीं था, चेनाब पे सलाल डैम है, बगलिहार डैम है, दलहस्ती है, उसके बाद पखुल डैम है, रावी के ऊपर रंजीत सागर है, 20 के ऊपर पोंग डैम है, महाराणा प्रताप सागर डैम है। मेरे को रटा हुआ है यार, मेरे को रटा हुआ है। ठीक है, सतलज पे भाखरा नंगल है, नप्ता क्या बोलते हैं नहीं लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है, नाप्ता झाकरी है, ये सब 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 ये सब पता रखा। चलो आ जाओ। अच्छा अपना ये इसके ऊपर किधर क्या है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट आ रहा है, बहुत 86 तो यार बच्चों वाला खेल क्या है, हाँ वही बच्चों वाला खेल एक तरह से। राइट टू एजुकेशन टू चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देखो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में ऐड किया गया था। आर्टिकल 21A किसका पार्ट है, इट इज नॉट अ डीपीएसपी, इट इज अ फंडामेंटल राइट, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। राइट टू वर्क अंडर आर्टिकल 41, अगर तुम्हें डीपीएसपी का प्रूफ चाहिए यू कैन वॉच माय डीपीएसपी वाला वीडियो, प्रॉपर मैंने ऐसा समझा रखा है, लिबरल प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, देख लेना, भरोसा नहीं होता तो ठीक है। राइट टू वर्क, कितने क्वेश्चन करा रखे राइट टू वर्क के ऊपर मैंने। राइट टू एजुकेशन आर द बोथ, अरे बोथ नहीं भैया, बोथ आर नॉट द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ठीक है। राइट टू वर्क इज अ डीपीएसपी एंड राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। सो यहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। इनको यहां पे रिस्पेक्टिवली देते हैं, अगर राइट टू वर्क इज अ डीपीएसपी एंड राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल रिस्पेक्टिवली लिखते तो काम चल जाता, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा दिया तो गलत हो गया, दोनों गलत है, नाइदर वन। किधर गया नाइदर वन, अच्छा पहला वाला भी देख लो यार, गलत तो ना बता दूं मैं, ठीक है बिल्कुल। राइट टू एजुकेशन हमारा आर्टिकल 21A का पार्ट है, 86 अमेंडमेंट। अभी देखो यार ये क्वेश्चन मेरे को डाउटफुल अभी भी लग रहा है, इसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ मानूंगा मैं, क्योंकि इसकी यार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर, काउंसिल ऑफ स्टेट में तो राज्यसभा के अंदर किसकी कितनी सीटें होती हैं, इसकी गिनती ना आप कर रहे हो ना मैं कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा हाथ, इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया, मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता। लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास इक्वल सीट्स है, 18-18 है। अब आप बताइए कि कौन सा आंसर होगा, क्योंकि बिहार की तो 16 है और एमपी की भी कमी है, देखा मैंने इसका, क्योंकि ये तो चेक करके बताया जा सकता है, इसको इसको किसी को याद भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ कभी कभी पीआईक्यू इसके ऊपर बेस्ड लोग डाल रहे हैं आजकल, तो मैं अब जब मैं अपने बैचेस में डालूंगा तो जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन में जरूर कराऊंगा मैं, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा एक डाउटफुल क्वेश्चन है, डी लिख देता हूं यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों यहाँ पे है, ठीक है। Which among the following is the latest, अभी ये तो बहुत सोपा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन जिसको बोलूंगा मैं। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो 21st अमेंडमेंट के बाद कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी, सिंधी ऐड की थी। उसके बाद 71st के बाद कौन सी ऐड की थी, 3 लैंग्वेज ऐड की थी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। और 92nd में कौन सी ऐड की गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये तो गाने की तरह याद है, तो मैथिली इज अ न्यू लैंग्वेज, मतलब मैथिली सबसे रिसेंट वाली है। नेपाली और कोंकणी और अपनी मणिपुरी, ये तीनों तो आपने 71st में ऐड की थी, सिंधी वाली हमने 21st में ऐड की थी, और 92nd में हमने मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली यही ऐड किया था। चलो आंसर है मैथिली। 8 शेड्यूल लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज है, इंग्लिश उसका पार्ट नहीं है। कितनी बार कर रखा है यार, शेड्यूल का मेरा वीडियो देख लो, इसके ऊपर पूरा ऊपर समझाया है मैंने। चलो अब क्या बोलूं मैं आपको, लैंग्वेजेस में समझा रखा है यार। चलिए, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन आर करेक्ट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ भाई इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब मालूम कैसे ये रिपीटेड है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले एक बार ऐसे क्वेश्चन देते हैं, 4 बॉडी देते हैं और बोलते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा ये नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसके अंदर ये बहुत बार देते थे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट हैज अ मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन। यस, इतना स्टेटस मिला है उसको, और बिल्कुल गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए बिल्कुल उनका पूरा मैंडेट है। तीनों यहां पे सही थे, बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट था वैसे। ऑल द 3 आर करेक्ट हियर। चलो अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग इज करेक्ट। क्या पीएम हेड होते हैं, उसके चेयरपर्सन होते हैं गवर्निंग काउंसिल के? बिल्कुल होते हैं, कितनी बार आ रखा है क्वेश्चन। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज अ मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल। यस, जितने भी सीएम होते हैं, सुनिए, जितने भी सीएम होते हैं सारे स्टेट के, जितने भी अपने यूनियन टेरिटरी के गवर्नर हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, या फिर वहां के सीएम होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ इट। तो लद्दाख क्या है, लद्दाख इज दिस क्या बोलते हैं इसे, लद्दाख इज यूनियन टेरिटरी, सो दैट्स वाई वहां के मेंबर होंगे, बिल्कुल होंगे। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्या मतलब, रिपीटेड, इसमें तो हाथ पैर बिल्कुल नहीं है, चलो कर लेंगे हम, ऐसा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसी हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज मोर देन वंस। कौन है भैया, यूनिसेफ, अरे सॉरी यूएनएचआरसी, नहीं यूनिसेफ है कि नहीं, यूएनएचआरसी करेक्ट। तो यूएनएचआरसी है इसका, ठीक है। चलिए, अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूज में रहा है, मतलब न्यूज में क्वेश्चन न्यूज में नहीं रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इतना मुझे याद है, ठीक है। चलिए, जीएसटी 101 नंबर का एक्ट है भाई, कितनी बार आ चुका है यार, कितनी बार है। तो यहाँ पे मेरे को याद है, जब मैं बहुत टाइम पे क्वेश्चन कराया था तो मुझे याद है
कि मैंने 101 भी बताया था, 102 भी बताया था। 102 मालूम है किससे एसोसिएट है हमारा? अभी जो बैकवर्ड क्लास को उनको स्टेटस दिया गया था, एज कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था, आर्टिकल 338B को हमने क्रिएट किया था। उसके बाद हमने 10 था उसके थ्रू हमने 10% रिजर्वेशन जो था इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शन EWS का हमने कंफर्म किया था। 104 के थ्रू हमने क्या किया था, रिसेंट का अमेंडमेंट है 104 वैसे बाय द वे बताऊं आपको, जिसमें 10 साल का एक्सटेंशन दिया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को, और एंग्लो इंडियन का हटा दिया गया। ये बहुत फेमस है यार। ठीक है, चलिए सूर्य किरण बताइए, सूर्य किरण किसके साथ है? नेपाल के साथ है यार। ठीक है, संप्रीति बांग्लादेश के साथ है। कितनी बार आ रखा है, कितनी बार। ठीक है, आप अभी सलजी क्या थिंक सलजी हांडी में क्या बोलते हैं हुआ था ना अभी, मैंने आई थिंक अभी लास्ट के डेज पे भी किया था कि कुछ ये ले लो, क्या था यार, कुछ डिफेंस न्यूज शेयर कर दी थी मैंने आपको टेलीग्राम पे, उसमें था ये बहुत बेसिक है यार। इसमें मतलब मैं क्या करूँ, इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेसिक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब बताइए, तुम बोलोगे ये कैसे भाई, ये तो करंट अफेयर है। ये करंट अफेयर 100 बार सुना हुआ करंट अफेयर है। ये ऐसा करंट अफेयर है कि अगर तुम आंख बंद करके भी रहते हो तो क्या पता तुम्हें पता होना चाहिए। ये ऐसा करंट अफेयर है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द रिफॉर्म की बात करता है। ये रिपीटेड नहीं है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, इतना फेमस है ये कि इसको मतलब 1000 बार न्यूज में चल रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो यार ऐसे क्वेश्चन मत मिस किया करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको फ्री के मार्क्स देते हैं, फ्री के फोकट के मार्क्स होते हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं आपको, और कुछ नहीं। चलिए, द परंपरागत कृषि विकास योजना, करेक्ट, लॉन्च इन 2015-16 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम टू। तो देखो इसका पर्पस ये था, ये रिपीटेड है यार, ये काफी बार 2016 की न्यूज का है। तो ऐसे क्वेश्चन लोग जैसे कभी कभी ग्रामीण सड़क, ऐसे कुछ स्कीम होती है जिसको हम एवरग्रीन स्कीम कहते हैं, तो उसकी लिस्ट ना एक बना लेनी चाहिए। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं, और मेरा तो वही प्लान है कि जब मैं अपने बैचेस में चालू करूं तो ये सारी चीजें मैं डाल दूं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है मेरे लिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें PIQ के थ्रू समझ भी लिया है कि करना बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक चीज़ है। जैसे कि आप कभी भी आपसे पूछा जा सकता है सुकन्या समृद्धि का बताओ, कभी पूछा जा सकता है कि दुनिया भर की जो योजनाएं इनकी है, सुहाग है, पता नहीं 100,000 इनकी स्कीम्स है। कुछ स्कीम्स ऐसी होती है 15 से 20 जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जीवन ज्योति, पता नहीं, ऐसे ना उठा के लोग पूछते हैं, मुद्रा योजना बता दो, तो इनका कोई हाथ पैर नहीं है, कभी भी उठा के पूछ सकते हैं लोग। तो ऐसी स्कीम्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, उसी में से एक ये भी है। तो इसका भाई पर्पज ये था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा विद मतलब कम लेस पैसे में, इको मतलब एक अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ये मोटो था इसका। ठीक है, चलिए, ये तो देखो यार, ये तो मैं तो बेसिक है यार। अब तुम बोलोगे ये कहाँ से, ये बहुत बेसिक है यार। मलेशिया सॉफ्टवेयर ट्रोजन हॉर्स, बताओ, फायरवॉल तो प्रोटेक्ट करता है ना, पासवर्ड क्रैकिंग तो सीखा जाता है ये कैसे? ठीक है, हाइकिंग और ये तो उसका पार्ट है, लेकिन मलेशिया सॉफ्टवेयर कौन सा? ट्रोजन हॉर्स। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। सलार प्रोजेक्ट, कितनी बार बोला था तुमको? सलार, दुलहस्ती, क्या बता रहा था? सब बता रहा था, चिल्ला चला के, चेन आपके ऊपर है। नुब्रा और श्योक क्या है? नुब्रा और श्योक किसकी है? नुब्रा और श्योक आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। ये क्वेश्चन आया था ना, नुब्रा श्योक एक था, पता नहीं डाला है कि नहीं डाला मैंने, एक क्वेश्चन था वो भी करा रखा था मैंने तुमको। गोमल, उसका आंसर गोमल है, क्योंकि गोमल यहाँ पे हिंदुकुश पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उसका आंसर गोमल है। अगर मैंने डाला है कि नहीं डाला मुझे याद नहीं आ रहा, डाला होना चाहिए यार। चलिए, शायद से डाला होना चाहिए, पता नहीं अगर मिस कर दिया तो, बट वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल? क्या करता है फायरवॉल? देखो ये तो था फायरवॉल, किधर गया फायरवॉल? क्या करता? प्रोटेक्ट करता है। फायरवॉल की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने की, कि भाई कोई मलेशिया सॉफ्टवेयर ना आ जाए। जो जितने भी अपने हैकर्स हैं वो क्या करते हैं? फायरवॉल क्रैक ही तो करते हैं पहले, उनका काम ही होता है फायरवॉल क्रैक करना, तभी तो हैक कर पाएंगे, आपके सिस्टम में घुस पाएंगे वो लोग। ठीक है, तो देखिए, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर वाया द इंटरनेट। ठीक है, यही तो करते हैं वो लोग, और क्या करते हैं? ठीक है, जिसने भी क्या सही किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द सलाइन सॉइल? अगर आपको थोड़ा सा और सॉइल के ऊपर पूरा डिटेल चाहिए ना, एक मेरा सॉइल का वीडियो है, +50+ PIQ उसमें करा रखा है मैंने। ठीक है, सब वहीं से है। किसी भी सॉइल में, मैं कितनी बार बोलता हूँ, इवन मेरा इंडियन ज्योग्राफी का पूरा वीडियो, उसके अंदर 1000 बार बोला है कि सॉइल का नाम लो और बोल दो कि सॉइल रिच इन नाइट्रोजन, तो उसको गलत कर देना, उसको गलत ऐसे आंख बंद करके गलत कर देना। जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा बोल देंगे हाँ ये तो मतलब सही बोल रहा हूं मैं, यस। वो भी सलाइन वाला कैसे होगा बे? नाइट्रोजन ऐसे गलत हो गया, रिच इन गलत। दे ऑकर इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड अ वाटर लॉक्ड एरिया। मैंने ये भी बताया था कि वाटर लॉक्ड एरिया में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच कर जाते हैं। ठीक है, लीच कर जाते हैं, तो भी हमें देखने को मिलता है। यस, तो अभी सलाइन सॉइल हमें वहां पे उसरा सॉइल बोलते हैं उसे,
उसरा सॉइल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे पंजाब हरियाणा वाला रीजन, अब मालूम है कहां से दिया आपको बता दो तो ये सॉइल का चैप्टर है हमारा क्लास 11th की ज्योग्राफी, वहां से दे रखा है। क्लास 11 ज्योग्राफी सॉइल, उसरा सॉइल में देख सकते हैं इसको, उसके अंदर उन्होंने दे रखा, मरुस्थलीय सॉइल, उसरा सॉइल उन्होंने दे रखा है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है काफी बार, सॉइल के ऊपर तो यार कोई क्वेश्चन उन्होंने छोड़ा ही नहीं, जगह ही नहीं बची उनके पास, अभी घुमा फिरा के वही देते हैं, ठीक है। तो 2 इज द ओनली करेक्ट आंसर, 1 इज द रॉन्ग आंसर। नाइट्रोजन, देखो बस इतना बोलना चाहूं, कुछ बेसिक चीज समझ में आ जाती है ना तो आंसर ऐसे ही आ जाता है, ये ऑलरेडी रिपीटेड है, ठीक है। अभी आपको क्या मैंने कुछ अलग से पढ़ाया क्या? नहीं यार, यही सब बताया आपको मैंने, कुछ और नहीं पढ़ाया मैंने, रिपीट होती है ये सब चीजें। अब बताओ ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्या है, इससे कुछ दम है इस क्वेश्चन में? चलो, लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको पता होना चाहिए कि कुल्लून कहाँ है। कुल्लून अगर पता है तो फिर क्वेश्चन इजी है, कुल्लून अगर नहीं पता तो फिर क्वेश्चन डिफिकल्ट है। और ये रिपीटेड है, ये पामीर नॉट, मतलब एक तरह से आप देखोगे ना कि क्लास 9th की एनसीईआरटी में ना पामीर ऐसे ना, इंडिया का मैप जो बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे जो करके है, इसके ऊपर ना ऐसे बना हुआ है कुछ, पामीर नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो जो कुल्लून की है वो सेंट्रल एशिया के पहाड़ है, माउंटेन है। और अब सबसे ऊपर तो हो जाएंगे यहाँ पे, तो देखो 2 सबसे ऊपर है क्या, 2 इज द टॉप, ठीक है। उसके बाद अब 2 के बाद 1 आएगा, मतलब काराकोरम आएगा। काराकोरम के बाद क्या आता है, लद्दाख आता है। लद्दाख के बाद जांस्कर आता है। जांस्कर के बाद पीर पंजाल आता है। ये तो बहुत सिंपल है, तो हमने पढ़ रखा है, सिर्फ पता होना चाहिए तो कुल्लून कहाँ है, बस आंसर आ गया। तो 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, ये तो फिक्स है। उसके बाद क्या आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जांस्कर आएगा, ठीक है, फिर आएगा पीर पंजाल। पीर पंजाल ऑप्शन में नहीं है, तो 3 और 4, 3 और 4, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग, अब इस मालूम है इसका आंसर कहाँ मिलेगा, आंसर का ये तो बता ही दूंगा मैं, ठीक है। तो नीलगिरी वैसे इसका आंसर है, 3 स्टेट है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। नीलगिरी बहुत बेसिक सा था, क्योंकि बॉर्डर पे तीनों के मिलता है, तीनों के में थोड़ा थोड़ा पार्ट है इसका। और नौकरी तो आपका मेघालय में है, इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताऊं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसके बारे में आपको ना इसके बारे में आपको आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी में एक बायोस्फीयर रिजर्व का कुछ चैप्टर है, उसमें आपको मिल जाएगा। 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में उसमें दे रखा है, एरिया वाइज दे रखा है, पूरा टेबल है, ठीक है। वहां से क्वेश्चन हजारों बार पूछा उन्होंने, हजारों बार, ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं है। चलिए, हाँ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, बोलने को क्या हो रहा है मेरे को, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। टेम्परेचर इज हाइट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। रेनफॉल इज वेरिएबल विद शॉर्ट वेट सीजन एंड द लॉन्गर ड्रायर सीजन। क्लाइमेट ऑफ सूडान, तो बेसिकली सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। तो सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है ड्राई वेट, ड्राई क्या बोलते हैं, अरे यार देखो, ड्राई एंड वेट क्लाइमेट इसको बोलते हैं, ठीक है। सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट इसको बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट इसको बोलते हैं। ये अपने हजारों बार पूछा हुआ इनका क्वेश्चन, रिपीटेड है। अब तो मेरे को सच बताऊं यार, उतना मैंने कोशिश नहीं किया इधर, मैं नहीं तो मैं जरूर वो भी लाता। अभी थोड़ा सा वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी बहुत जगह पे PIQ स्कैटर्ड है, बट जैसे जैसे सब एक जगह पे कॉन्साइज होता रहेगा ना विद टाइम, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ऐसे सारे के सारे PIQ एक जगह पे इकट्ठा करके दिखा दूंगा, देखो ये रिपीटेशन है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत PIQ पे मैंने काम किया है, बस इतना बोलना चाहूंगा मैं आपको कि जो बता रहा हूँ तो रिपीटेड ही है, ठीक है। फालतू में इतना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया, किसी उतने ही क्वेश्चन लाओ जो रिपीटेड है, इसे भी बताने के लिए, ठीक है। कोई एडवर्टीजमेंट का मेरा वैसे भी पर्पज नहीं है। अब देखो ह्यूमस के बारे में कितनी बार हमने पढ़ रखा है, ह्यूमस के बारे में मालूम कि 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है सॉइल के ऊपर। एक सॉइल का टाइप है और एक फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल है। तो ह्यूमस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनते हैं भाई, अपने मैंने ये भी बताया था कि ह्यूमस कहाँ नहीं मिलते हैं। मैंने बताया था कि जो एलुवियल सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस वैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ह्यूमस वहां मिलेंगे जब पत्ते उत्ते झड़ेंगे, सड़ेंगे, तब बनेगा ना ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर। जब यहाँ पे नदियों से जो मिट्टी आ रही है, वो तो बार बार ह्यूमस बनने नहीं देगी वहां पे, ठीक है। तो ह्यूमस कैसे होगा, इसलिए आपको याद करिए सब, थोड़ा देखिए, बस इतना बोलूंगा, बहुत कुछ डाल रखा आपके लिए। तो डार्क कलर होता है बिल्कुल एमॉर्फस सब्सटेंस, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस मतलब वही है जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता भैया, ये थोड़ा सा अंग्रेजी इन्होंने डाल रखी है कायदे की, बस और कुछ मतलब नहीं। एमॉर्फस वही चीज होती है जैसे कि क्वार्ट्ज इज एमॉर्फस ऑब्जेक्ट, ग्लास इज एमॉर्फस ऑब्जेक्ट। जो आपका विंडो पैन होते हैं, देखना वो थोड़ा सा नीचे से थिक होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं। ये हमने 11th 12th में पढ़ रखा है, साइंस का स्टूडेंट हो तो पढ़ रखा है मैंने थोड़ा, ठीक है। एमॉर्फस होता है, क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट होते हैं, एग्जाम में आ चुका, आपके भी एग्जाम में आ चुका, चिंता मत करिए। तो यस, इट इज अ डार्क कलर्ड ह्यूमस, यस। इसके पास भाई इट इज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, यस। अब मालूम है इसकी लाइन कहाँ लिखी है, ये उन्होंने क्लास 12th की बायोलॉजी जो इन्वायरमेंट वाले पार्ट है ना, आखिरी के पेजेस उसमें दे रखे हैं। तो बोलोगे मुझे कैसे पता, पढ़ा है रे, इतना के पागल थोड़ी हूं मैं, ये सब पढ़ते रहते हैं, ठीक है। बायो नहीं था तो क्या करें अभी, तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ये बहुत बेसिक है यार,
ये सॉइल में भी समझ में आ जाएगा किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आ रखा है, बस इतना बोलूंगा, ये सब आ रखा है। अब बताओ सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा है? अच्छा माइक्रोस्कोप क्या करता है तुम बताओ, तुम पहले ये बताओ माइक्रोस्कोप क्या करता है? बड़ा करता है चीजों को, बिल्कुल छोटा तो करेगा नहीं। बड़ी करने वाली कौन सी चीज है जिसके ऊपर तुम फोकस करोगे? लेंस ही यूज करोगे, मिरर तो यूज नहीं करते हम लोग, प्लेन मिरर तो यूज नहीं करते, जो तुम इसमें तो अपनी फोटो देखते हो वो थोड़ी यूज होता है। कॉनकेव मिरर भी यूज नहीं होता यहाँ पे। कॉनकेव मिरर ऑल द यूज किया जाता है सोलार फर्नेस में यूज किया जाता है, ठीक है। वहां पे हम रेस को एक जगह पे कन्वर्ट करते हैं, वो मिरर की बात होती है। लेंस की बात करेंगे यहाँ पे तो लेंस कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे यूज किया जाएगा। सिंपल सी बात है यार, कहां दिमाग लगाते हो ज्यादा, ठीक है, इतनी सी बात है। और अभी ये बार कन्वर्जिंग लेंस इन्होंने पूछा, अब ये बार देंगे कि भैया लेंस का नाम बताओ, कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका, यही तो करते हैं लोग, ठीक है, और कुछ नहीं करते लोग। कभी कभी सोलार फर्नेस में कौन सा है तो कन्वर्जिंग मिरर है। क्यों कन्वर्जिंग मिरर है? क्योंकि सोलार रेस को एक जगह पे कन्वर्ट करता है और उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अगली बार लोग ये कर देंगे, एक जगह पे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नाम दे देते हैं लोग, यही तो करते हैं और कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं करते। ये मालूम है किस में दे रखा है? क्लास 10th लाइट वाला चैप्टर, बस इसमें दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको बाद में कराता हूं मैं, सारे क्वेश्चन एक साथ करा लूंगा मैं, जरा ये वाले कर लेते हैं जिसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेकेंडरी वेव। देखो सेकेंडरी वेव क्या बताया था मैंने, प्राइमरी वेव के बाद में आती है, थोड़ा हल्लू हल्लू आती है, सॉलिड में नहीं ट्रेवल करती है थोड़ा। इसका तो मैंने यार प्रॉपर आप लोगों को ना अर्थक्वेक का वीडियो है जिसमें मैंने प्रॉपर इसको स्लाइड के थ्रू बताया। स्लाइड मतलब उसका प्रॉपर मैंने उसका एनिमेशन दिखाया था कि ट्रफ एंड क्रस्ट फॉर्म होते हैं इसमें, ये सब बताया था। देखिए ट्रफ एंड क्रस्ट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जिसमें ट्रफ एंड क्रस्ट होगा तो ऑफकोर्स सी बात है इट इज अ जो उसके होंगे क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर होगा इसका, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रांसवर्स नेचर की बात हो रही है, बिल्कुल यही तो किया था हमने। प्राइमरी वेव्स क्या होता है, इसके अंदर कंप्रेसर मतलब स्क्वीजिंग वाला पार्ट होता है प्राइमरी वेव्स के अंदर, ये सब पढ़ रखा हमने, बोथ आर करेक्ट। इतना मतलब ये बहुत डिटेल में कराया था अर्थक्वेक आप लोगों को मैंने। चलिए ये रिपीटेड है यार, लेकिन फिर भी रिपीटेड है, मैं मेन फोकस यहाँ पे रिपीटेड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बॉडी फ्लोट इन द लिक्विड विद द बॉयंट फोर्स, जो बॉयंट फोर्स है वो क्या होगा? देखो ये बकेट है, ये बकेट है, पानी है इसके अंदर। एक क्लास 9th का टॉपिक है बाय द वे बताऊं आपको। अब यहां पे एक कील डाल दो, आयरन कील डाल दिया, वो नीचे घुस जाएगी। क्यों? क्योंकि आयरन कील के ऊपर जो आयरन कील का जो वेट है, ठीक है, उसके ऊपर जो बायंट फोर्स लग रहा है विच इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेकिन जब मैं लकड़ी रख दो तो लकड़ी क्या करती है? फ्लोट कर देती है, क्योंकि बॉयंट फोर्स ज्यादा, नीचे से पुश मिलना चाहिए। बॉयंट फोर्स मतलब नीचे से पुश मिल रहा है, नीचे से पुश मिल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बायोन्सी, मतलब नीचे से पुश मिलना चाहिए। पुश अगर ज्यादा रहेगा तभी तो, वेट की बॉडी की वेट से ज्यादा रहेगा तभी तो बॉडी तैरेगी, नहीं तो बॉडी का वेट अगर ज्यादा रहा तो बॉडी नीचे घुस जाएगी, तो ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी। अगर इक्वल रहेगा तो आधी तैरती रहेगी आधी नीचे रहेगी, अगर पूरी तरह से ज्यादा रहा तो पूरी तरह बॉडी उस सरफेस पे रहती है। फिर ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। चलिए अच्छा, ये जिसने भी आंसर किया था सही किया था, उसी का आंसर है ये। आपको बताता हूँ ये सब चीजें, तो आपको सब रुकिए जरा। मोटरसाइकिलिस्ट भी बताता हूँ, चिंता 3-4 क्वेश्चन है इन्होंने फिजिक्स के डाले, अच्छे डाले इन्होंने। अच्छा, रूल दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। देखिए इसका आंसर है भैया अपना मैक्सवेल, हाँ मैक्सवेल ही था, हाँ मैक्सवेल ही होगा सबसे। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। आप करंट को हाथ में लेते हो ऐसे, अभी तो तुम लाइव नहीं हो वैसे बताता, ये सारा क्लास 10th का टॉपिक है वैसे, मैग्नेटिज्म वाला है, ठीक है, ये लोग देते हैं, मतलब ये राइट हैंड थंब रूल है इसका आंसर। अब ये देखिए, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड भी पूछते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड भी पूछते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड आपका किस में होता है भैया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड आपका होता है मोटर्स में। किस में होता है? मोटर में होता है। और अपना राइट हैंड नहीं, बराबर सही तो बोल रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, अरे कभी कभी बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, हाँ। तो लेफ्ट हैंड आपका मोटर में होता है, राइट हैंड आपका जनरेटर में होता है, यही पर्पज है इसका। और क्या करता है भैया? इट शोज द करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब फोर्स एक्ट हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे इन द मैग्नेटिक फील्ड, यही आपको बताता है, ठीक है। यही चीजें होती है, उसके अंदर थंब होता है जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताता है। ये तो रटा हुआ है, तो फिजिक्स का स्टूडेंट हो यार मैं, ठीक है, क्या बोलूं मैं तो आपका जो थंब होता है वो आपका क्या बताता है? देखो दिमाग से निकल गया, अभी तुरंत बोला था मैंने, फोर्स बताता है। आपका जो 4 फिंगर होती है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताती है, मिडिल फिंगर आपकी करंट बताती है, डायरेक्शन। यही तो पूछते हैं लोग बार बार, ये भी पूछते हैं लोग, ठीक है। चलिए कौन नहीं पूछते लोग ज्यादा। इफ योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, द मिरर इज, अच्छा तुम बताओ जो तुम व्हीकल में मिरर लगाते हो वो कौन सा मिरर होता है? बोलते हैं ना दूर से इमेज दिखती है। आप आदमी को उल्टा देखते हो कि सीधा देखते हो? ऐसे देखते हो ना, साइड में पीछे से कार आ रही कि नहीं आ रही, कितनी दूर है कितनी पास है, ये देखते हो ना। कार क्या उल्टी दिखती है? कार सीधी दिखती है। और तुम अगर मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तुम अपने घर में बाल झाड़ रहे हो और मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तुम कैसे दिखते हो? उल्टे दिखते हो कि सीधे दिखते हो? सीधे दिखोगे नो मैटर व्हाट। तो एक तो प्लेन मिरर होना चाहिए,
प्लेन मिरर होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, दूर की दृष्टि देता है, दूर की चीजों को दिखाता है लेकिन सीधा दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर दिस वन इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसको जरा एक बार देख लेते हैं और फिर एंड करते हैं इसको। चलिए पहले क्वेश्चन पे, अभी मालूम है कहां से पूछ लिया, वो छापा हुआ क्वेश्चन है, ये इन्होंने छाप रखा है क्लास 9th के मोशन वाले चैप्टर से, जिसके अंदर काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन दी गई है। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। आफ्टर 3 सेकंड, मतलब टाइम यहाँ पे कितना है 3 सेकंड का है, फिर वेलोसिटी कितनी हो गई, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी अपने को 7 मीटर पर सेकंड की बात करता है। द डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसी 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी तो पता है, u भी पता है, s मुझे निकालना है लेकिन मुझे a नहीं पता, तो एक और फॉर्मूला होता है s निकालने के लिए भी, एक और फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। तो s हम कैसे, सॉरी a निकालने के लिए, तो ये का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम। v कितना है भैया, v यहाँ पे 7 है, u यहाँ पे 5 है, यही है ना, अपॉन t, t कितना है 3 है, तो 7 माइनस 5 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3, इसका हो जाएगा एक्सेलरेशन। जरा एक मिटा दूं, अभी एक्सेलरेशन मिल गया ना मेरे को 2 अपॉन 3, ठीक है, 2 अपॉन 3 मिल गया मुझे एक्सेलरेशन। अब पुट कर दो यहाँ पे, s निकालना है मुझे, u कितना है भैया 5 है, टाइम कितना है 3 है, प्लस 1/2 यहाँ पे लिख दिया, a कितना है मेरा 2/3 अभी तो निकाला मैंने, टाइम का स्क्वायर करो, टाइम का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये इतना फटाफट, अब 3 हो गया, 3 2 जा 6, अच्छा 2 भी कैंसिल कर दो, सिर्फ 3 बचेगा इधर, 5 दिया 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, बताओ 18 आंसर है, 18 हो गया, खत्म। कितना आसान था, सिर्फ काइनेमेटिक्स इक्वेशन पता होनी चाहिए बस, और क्या। अच्छा ये अभी तो अगर मेरा क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट वाला दिमाग चलता ना तो ये भी करता मैं, क्या बोलते हैं अभी वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2, ऐसे इससे भी निकालता मैं, थोड़ा मस्ती करता और, लेकिन इतना जरूरत नहीं है अब इसको, ठीक है, आंसर तो इसी भी आएगा। आगे बढ़ता है, अच्छा ये हो गया ना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ आ जाओ, minimum power required to lift a mass of 50 kg up to the vertical distance of 8 मीटर। देखो तो मास कितना है 50 kg है, वर्टिकल डिस्टेंस h कितना है 8 मीटर है, कितना टाइम है t कितना है 10 सेकंड है, g कितना दिया है, मतलब यहाँ पे ऊपर उठा रहा हूं ना, फेंक रहा हूं कुछ तो भी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि जनरली 9.8 लेते हैं, यहाँ पे 10 दिया है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए दिया है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरा, पहले मैं निकालूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, पहले मैं निकालूं कि कितना एनर्जी लगा है, तभी तो पावर से समझेगा ना मुझे, ठीक है। तो देखो वर्क डन कितना है, बेसिकली वर्क डन कितना है, तो वर्क डन या फिर मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए हो जाएगा हाइट mgh हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट h है और mg मतलब यहाँ पे आपका, चलो चलिए कितना दिमाग लगाना है यहाँ पे, चलो मास कितना है 50, g 10 है, यहाँ पे h कितना है, h किधर गया रे 8, ठीक है, तो 50 इंटू 10 इंटू 8, चलो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ, कैलकुलेशन कर रहा है ना मेरे को, इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो मेरा इतना मेरा क्या बोलते हैं इसके ऊपर वो लगेगा, एफर्ट लगेगा, एनर्जी लगेगा, कितने देर में लगेगा 10 सेकंड में लगेगा, 10 सेकंड की बात हो ना, 10 10 कैंसिल कर दो, 50 इंटू 8 कितना होगा 5 8 जा 40, तो ये हो गया 400, जब 5 और 40 होगा ना तो एक और 0 400 वाट आंसर होगा इसका, सिंपल से बात है, ठीक है। अब जिसको नहीं आता मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, बता दूंगा, ठीक है, यही आंसर है, आंसर के समझा भी दिया मैंने, इसको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा mgh का, और साइंस वाले समझ गए होंगे। अभी ये मालूम है कहाँ से आया, क्लास 9th के एनसीईआरटी जो एनर्जी वाला टॉपिक है, वर्क डन एनर्जी वाला टॉपिक है, उससे पूछ रखा है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते, चाहिए तो बता दिया अगेन, अरे ये भी दे रखा है इन्होंने, देखो ये भी पूछ रखा है, फालतू क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, इसमें इन्होंने 1 kg मास दिया, इसका कोई मतलब ही नहीं है वैसे, बाय द वे बता दूं तो आपको मैं, तो बॉयंट फोर्स की बात इन्होंने की है, तो बॉयंट फोर्स अगर मैं बात करूं F होता है, अब क्या होता है यहाँ पे रो और वॉल्यूम और G, ठीक है, रो कितना है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, अपना G कितना है, G तो 10 दिया है इन्होंने, ठीक है, कर लो, अब देखो खुद देखो कितना आंसर आएगा, 10⁻⁴ और एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका ये आई थिंक 2 न्यूटन बचना चाहिए, जो भी आंसर आएगा 1000, हाँ नहीं ये तो माइनस थी, हाँ तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, 2 क्या होगा 2 न्यूटन होगा, बात खत्म, इतना सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था, रो वीजी होता है यहाँ पे, वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है, तो ये बस सिंपल सी बात है, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, न्यूटन आएगा आंसर, बात खत्म। चलिए
लाइट बल्ब है, देखो यार इसको जरा कैलकुलेट करना, अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का है, इसका आंसर 15 वॉट आएगा। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आ रखे सारे 9 10 से आ रखे, बस ये बोलना चाहता हूं मैं। और यहाँ पे एक और बात बोलने का पर्पज है मेरा कि सब रिपीटेड है, सब रिपीटेड है, इसमें कुछ भी मेहनत इन लोगों ने नहीं की है। सो ये था पूरा। इससे आपको समझ में आया होगा कि रिपीटेशन कितना होता है, पीआईक्यू करना कितना जरूरी है। कितनी बार तो बच्चे से पीआईक्यू करके निकाल देते हैं और कोई बच्चे सालों साल बिना मतलब फालतू पढ़ रहे हैं, उससे क्लियर नहीं हो रहा। तो बस वही मेरा पर्पस है, पीआईक्यू को अंडरस्टैंड करिए, पीआईक्यू को बिल्कुल मत इग्नोर करिए। किसी का भी पीआईक्यू, स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, यूपीएससी के कितने भी एग्जाम का हो, प्लीज प्लीज, अगर मैं करा रहा हूं, अगर मेरे साथ जुड़े हैं करा रहा हूं, तो ये मत सोचिए कि पीआईक्यू करके हम क्या कर लेंगे। तुम फिर मत ही करो कुछ, तुम फिर लिटरली सिर्फ सीडीएस टाइम पास के लिए दे रहे हो और कुछ नहीं करो। मुंह पे तुमके बोल रहा हूं मैं, तुम दुनिया भर के कोर्स कर लो, दुनिया भर के कोर्स कर लो यार, लेट से दुनिया भर के कोर्स कर लो, अगर तुम पीआईक्यू नहीं करोगे तुम नहीं निकालोगे। ये कहीं में लिख लेना, मेरी मेरे मेरे वाणी है ये, मैंने मेरे लक्ष्मण रेखा है शब्दों की, उसको साइन दे देता हूं, ये मेरी साइन है, ठीक है, मेरी साइन है अंकित राय, ठीक है, बचपन से यही करता आया हूं मैं, ठीक है, लिख देता हूं मैं, नहीं होगा क्लियर, ठीक है। अगर पीआईक्यू करोगे तो हो जाएगा, लेकिन पीआईक्यू सबके करने पड़ेंगे, बस इतना बोलना है। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर कोई तुमको और हेल्प चाहिए, मेरे से कोर्स लेना है, तो उसका मैंने एडवर्टीजमेंट तुमने नंबर लिख देता हूँ 8806286229, ठीक है, कॉन्टेक्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।